हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 44 लेके आए हैं। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए और अंत में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपके प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से किसी इतिहास का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। जबकि आधुनिक आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक चिकित्सा का जनक कहते हैं हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था, तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब किस में होती हैं, तो वो इसी परत में होती हैं। यानी कि जो आंधी तूफान बारिश वगैरह सब किस में आते हैं, तो क्षोभ मंडल में ही आते हैं। बात करें कि ओजोन परत किस में पाई जाती है, तो ओजोन परत आपकी समता मंडल में पाई जाती है। इसी में क्या होता है, इसी में वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, AIIB का विस्तारित रूप क्या है, तो इसका विस्तारित रूप है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका बीजिंग। बीजिंग कहाँ पड़ता है, तो चीन में पड़ता है बीजिंग। ट्रैक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ट्रैक का संबंध है एथलेटिक्स। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, तो 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था, तो इन्हें इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि, जिसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ऐसा करने वाले पहले भारतीय के अलावा प्रथम एशियाई भी थे, प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विकासशील देश वह है जिसमें क्या हो, स्थिर मूल्यों पर बढ़ता हुआ GNP हो, उसको बोलते हैं विकासशील देश। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भारतीय सेना जितनी भी है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनीला कहाँ स्थित है, मनीला कहाँ है, तो फिलीपींस में है मनीला। मनीला में और क्या है, तो मनीला में आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका ये मनीला में ही है। ठीक है, अगला देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको नियुक्त करता है, तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के जो भाग है प्रस्तावना, उसको क्या कहते हैं, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद को बोला जाता है भारतीय संविधान की आत्मा, तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था भारतीय संविधान की आत्मा, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये वाला कथन कहा था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। बात करें UNO की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय है, तो विश्व बैंक और IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में। और जिनेवा में किसके मुख्यालय हैं, तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। चार मीनार कहाँ स्थित है, चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। राजा रवि वर्मा थे, राजा रवि वर्मा कौन थे, तो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। अगले प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अदिश राशि है, तो ऐसी राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण हो दिशा ना हो, वो राशि क्या कहलाती हैं, वो आपकी अदिश राशियां कहलाते हैं। ऐसी राशि कौन सी है इसमें, तो ऐसी राशि इसमें ऊर्जा है। जबकि संवेग और बलागुण क्या है, आपकी सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है, तो श्रेणी 1 में कौन सा आता है, जिसके बीच में क्या हो, इसके बीच में आलम हो। आलम का मतलब जहाँ से वो बीच में से घूमता है वो क्या कहलाता है, आपका आलम कहलाता है। तो ऐसा किसमें कौन सा है, सरौता आपका बीच में से नहीं घूमता,
ना ही चिमटा बीच में से घूमता है, जबकि प्लास जो होता है वो आपका बीच में से घूमता है। तो यहाँ पर श्रेणी वन का हो जाएगा। जबकि सरौता में क्या होता है, सरौता में भार बीच में रखा जाता है, तो ये श्रेणी सेकंड में आ गया। और चिमटा में क्या होता है, आयास बीच में लगाया जाता है, तो ये आपका श्रेणी 3 में आ जाएगा। ठीक है। शक्ति कहलाती है, शक्ति क्या है, शक्ति आपकी कार्य करने की दर आपकी शक्ति कहलाती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है, तो ये मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, जबकि सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न देखिए, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि वाहनों में जो पीछे देखने के लिए शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है, तो आपका उत्तर दर्पण होता है वो। ठीक है। और जो हेडलाइट में होता है, वाहनों की जो आगे की लाइट होती है, इसको हम हेडलाइट बोलते हैं। हेडलाइट में कौन सा शीशा होता है, तो उसमें अवतल दर्पण होता है। ठीक है। नाभ के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, भारी जल का प्रयोग आपका मंदक के रूप में किया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। इस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा परमाणु किसका होता है, तो हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक एक पेरोक्साइड है, तो ये सारे क्या हैं, पेरोक्साइड है। ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके पेरोक्साइड है, यानी H2O2, Na2O2 और BaO2, ये सब क्या है, पेरोक्साइड है। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। ठीक है। हीरा आपका सबसे कठोरतम पदार्थ है। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, यानी कि जो बच्चा होगा वो लड़का हो या लड़की, ये किस पर डिपेंड करता है, ये बच्चे के पिता पर डिपेंड करता है। ठीक है, ना कि माता पे। अगले प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, तो देखिए मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग इसमें नहीं फैलता है, तो जो आपका टाइफाइड होता है वो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, जबकि दूषित पानी के सेवन से टाइफाइड होता है। बाकी ये सब रोग किससे फैलते हैं, तो मच्छर से फैलते हैं। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो बीज के अंकुरण के लिए हवा, पानी और ताप, यानी ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगले प्रश्न देखिए, शहद का मुख्य घटक क्या है, तो शहद का मुख्य घटक क्या है, तो आपका फ्रक्टोज होता है शहद का मुख्य घटक। रीजनिंग के प्रश्न देखिए, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है। इसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री घूम जाता है, और वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। देखिए ये आपका डायग्राम बना लेते हैं। ये आपकी पूर्व दिशा होगी, ईस्ट होगी, ये आपकी वेस्ट, और ये आपकी नॉर्थ और ये आपकी साउथ। ठीक है। अब कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। मान लीजिए आदमी इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। अब वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी इस तरह से घूमती है, इस तरह से, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमना है, इस तरह से घूमना है। ठीक है। एक कोना कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है, और इसका आधा कितने अंश का होता है, तो इसका आधा 45 अंश का होता है। ठीक है। अब घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमना है, तो 90 ये हो जाएगा और 45 डिग्री और ये हो जाएगा, तो मिला के अभी कहाँ पहुँच जाएगा, तो ये इस दिशा में पहुँच जाएगा। 135 डिग्री क्या कर जाएगा, ये घूम जाएगा। अब इसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री मुड़ जाता है। तो घड़ी किस तरह से घूमती है, इस तरह से घूमती है, तो अब इसको 180 डिग्री घुमाना है इसको। तो देखिए 135 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा और 45 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी इस दिशा में हो जाएगा अभी। अब आपसे पूछा अब वो किस दिशा की होती है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये साउथ है और ये आपकी वेस्ट है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाईं ओर से 17वां है, जबकि मोहन का दाईं ओर से 17वां है। ठीक है। इन दोनों के मध्य उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है। ठीक है। सोहन का 17वां है और मोहन का कितना है, 17वां है। इसका बाईं ओर से है और इसका दाईं ओर से है। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये कुल मान लीजिए इसमें कुल कितने लड़के हैं, 30 लड़के दे रखे हैं आपको। ठीक है। जो सोहन है उसका बाईं ओर से, ये बाईं ओर माना जाएगा और ये आपका दाईं ओर तरफ से माना जाएगा। तो सोहन का जो बाईं तरफ से स्थान कौन सा है, 17वां है, ये सोहन हो गया इधर। और इसका दाईं तरफ से स्थान कौन सा है, तो इसका दाईं तरफ से स्थान कौन सा है, तो इसका भी 17वां स्थान है दाईं तरफ से। ठीक है। मोहन का ये यहाँ पर आ जाएगा मोहन। ठीक है। इसको क्रॉस क्यों करेगा, क्योंकि कुल व्यक्ति कितने हैं, 30 हैं, तो ये यहाँ पर क्रॉस करके ही बनेगा। इधर बनेगा तो आपके 17 तो इधर हो जाएंगे, 17 इधर हो जाएंगे, तो 30 से ज़्यादा बैठ जाएगा। तो इसका मतलब मोहन का जो स्थान होगा वो इसके इस साइड में होगा। अब आपसे पूछेगा दोनों के बीच में कितने हैं, तो ये बताइए
कि सोवन का स्थान जो बाईं ओर 17वां है, इसका मतलब इधर कितने बच्चे बचे, इधर कितने लोग बचे, कुल 30 हैं, तो इधर बचे आपके 13, और इसका दाईं ओर से 17वां है, ठीक है, इसका दाईं ओर से 17वां है, तो इधर कितने बचेंगे, तो इधर भी आपके 13 बचेंगे। चलिए, तो 13 और 13 26, तो ये लोग हो गए, बचे कितने, 26 ये हो गए, 27 और ये 28, इनके बीच में कितने बचेंगे, दो व्यक्ति बचेंगे, क्योंकि कुल व्यक्ति कितने हैं, 30 है, इनके बीच में कितने बचेंगे, दो व्यक्ति बचेंगे। 13 इधर हो गए और 13 इधर हो गए, बाकी कितने लोग बचे, 13 13 26, 4 लोग बचे, 4 में से एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो लोग इसके बीच में हो गए, कुल मिला कितने व्यक्ति बचेंगे, तो दो व्यक्ति बचेंगे इनके बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सीरीज क्या बन रही है आपकी, देखिए जी के बाद में आपका आई आया है, यानी प्लस के 2, तो यहाँ पे प्लस 2 हुआ है, यहाँ पे भी प्लस के 2 हुआ, तो आगे भी प्लस का 2 करेंगे, तो एम में जब प्लस 2 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ओ आएगा। देखिए आर में से 2 माइनस किया तो पी आया, पी में से 2 माइनस हुआ है, तो यहाँ पे 2 माइनस हुआ, तो एल में से 2 माइनस करने कितना आ जाएगा, जे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओ और जे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये आपका क्या है, जैसे बी और एफ का संबंध आई एम से है, तो एच एल का संबंध किससे होगा। देखिए बी से आई कैसे बना है, तो बी से आई बना है प्लस के 7 करके, और एफ से एम कैसे बना है, प्लस के 7 करके, यानी आपको प्लस के 7 करना है, तो एच और प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ आएगा यहाँ पे, और एल और 7 करेंगे तो एस आएगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा, ओ और एस। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए, तो इसमें भिन्न बताना है, भिन्न कौन सा हो जाएगा। देखिए हाथ, नाक, दिल और आंख, तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका, दिल, ये आपके बाह्य अंग है, जबकि ये आंतरिक अंग है आपका। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, जिसमें अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2, 3 और 5, यानी ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी आपकी अभाज्य संख्या। जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है, सबसे छोटी भी है और सबसे छोटी सम संख्या भी यही है, ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी आपकी यही है। अगले प्रश्न देखिए, 70/90 का मान कितना होगा। 70/90 का मान कैसे निकालेंगे, जब हम 70 में 90 का मान भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.18 आएगा। यदि आपको ये इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन की सहायता से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 0.18 दे रखा है, 0.18, उसमें 8 के ऊपर 12 है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए जो संख्या लिखी हुई है उसको ऐसे लिख लीजिए 18, फिर जितने के ऊपर 12 नहीं है, जैसे 1 के ऊपर 12 नहीं है तो 1 को माइनस कर दीजिए बटे में, जितनी संख्या के ऊपर 12 है उतना 9 लिख दीजिए, और जितनी संख्या के ऊपर 12 नहीं है उतना ही 0 लगा दीजिए, क्लियर। अब देखिए 18 माइनस 1 कितना जाएगा, 17, 17/90, तो कितना जाएगा 17/90, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए की पावर 13 में जब हम ए की पावर 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा ए की पावर 13 माइनस के 8, यानी कि ए की पावर 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न चित्र किस त्रिभुज का है, तो देखिए इसमें बोला है कि ए बराबर बी है लेकिन बी बराबर सी के नहीं है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा के बराबर नहीं है। जब दो भुजाएं बराबर है तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, तो वो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की पावर 2, भुजा का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 121 कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी। 1045 का मान कितना होता है, तो 1045 का मान होता है 1, जो कि मैंने आपको बता रखा है। अगले प्रश्न देखिए, 3/2 डिवाइड बाई 3/2 इंटू 2 प्लस के 3/2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 3/2 में 3/2 का भाग करेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 गुणा 2 प्लस के 3/2, तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 7/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लासा गुणा मासा किसके बराबर होता है, तो यदि मान लीजिए दो संख्या है तो उनका लासा और मासा जो होता है उन दोनों का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी लासा इंटू जो मासा होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। 20 का 20% कितना होता है, तो 20 का 20% यानी 20 गुणा 20/100 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये के 6 की दर से खरीदे और 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये के कितने नींबू बेचने होंगे। तो देखिए 6 नींबू कितने खरीदे थे, 1 रुपये के खरीदे थे, तो एक नींबू कितने का पड़ा, 1/6 का पड़ा, यानी कि एक नींबू का जो क्रय मूल्य पड़ा वो कितना पड़ा, 1/6 का पड़ा, और उसे 20% के लाभ पे बेच रहे हैं,
तो 1/6 का 20% यानी कि 120/100। इसका विक्रम निकल के आ जाएगा। 20 से कटेगा 6 बार, 20 से 5 बार, 6 से 6 कितना आ जाएगा ये आपका 1/6। 1/6 का मतलब ये हुआ कि सॉरी यहाँ पे 1/6 से 6 तो कट गया था ना, यहाँ पे कितना आएगा 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब ये हुआ कि एक के उसे 5 नींबू बेचने पड़ेंगे। 1 रुपये कितने बेचने पड़ेंगे, 1 रुपये के 5 नींबू बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ए तथा बी का औसत क्या होता है, देखिए ए और बी का औसत क्या होगा, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कितनी संख्या है उतने से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, ए और बी 2 संख्या है, 2 से भाग कर देंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, और 2 संख्या 2 से भाग कर दिए यानी कि ए प्लस बी बटे 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो उस संख्या का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल बताना है 4050 के। देखिए 4050 के जब हम फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये फैक्टर हो जाएंगे आपके 81 गुणा 50। इसको और तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 81 गुणा 25 गुणा 2। तो देखिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कितनी कमी पड़ेगी, इसमें 2 का गुणा और कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसका मतलब हम इसमें 2 का गुणा और कर दें, ठीक है, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जो संख्या पूर्ण वर्ग बन गई, अब उसका आपको वर्गमूल बताना है, वर्गमूल कितना होगा। तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, कितना हो जाएगा 9 पंजे 25 दूनी 90। तो संख्या का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 90 उसका संख्या का वर्गमूल आ जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। धन दुगना हो जाता है इसका मतलब पी से 2p हो जाता है, तो ब्याज कितनी मिलेगी, 2p माइनस के पी यानी कि पी ब्याज मिलेगी। पी ब्याज मिल रही है किस पे, पी पे ही मिल रही है। दर पूछिए आपसे, आर मान लेते हैं, समय कितना है 5 बटे में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणांतर गुणा समय बटे 100। तो देखिए 5 से कटेगा 20 बार, पी से कटेगा आपका 1 बार, 1 का गुणा 20 में करेंगे 20 आ जाएगा, आर बराबर 20%। ऑप्शन नंबर बी। 7:x की वैल्यू 17.5 अनुपात 22.5 है, तो x का मान बताइए। तो देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका 7:x, 7:x का मतलब 7/x होता है, और 17.5 अनुपात 22.5 का मतलब है 17.5 बटे में 22.5। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए 25 से काटिए, 25 से 7 बार कटेगा और 25 से कटेगा 9 बार, 9 से सॉरी 7 से 7 कटेगा आपका 1 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई आपकी 9। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 4 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, ठीक है, 4 गुणा समय। 4 कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समय कितना है 4.5 घंटे, 4.5 घंटे का मतलब होता है 4 सही 1/2 यानी कि 9/2। 2 से कटेगा 30 बार और 3 नियम 27 यानी कि 270 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।